अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 जून के बाद की भारत की राजनीति बहुत बदल गई है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की राजनीति और अपोजिशन यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी जो अपोजिशन इस देश का है विभिन्न राज्यों में, उनके राजनीति के तौर तरीके और मुद्दों में आमूलचूल परिवर्तन आया है और राजनीति बहुत बदली है और बटी भी है। ये बटने, कटने और जुड़ने की जो राजनीति है, आज हम इसके बारे में खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी अपने कोर हार्ड हिंदुत्व के इशू पर बहुत तेजी से लौट गई। जैसे ही 4 जून के परिणाम इस देश के सामने आए, बीजेपी को यह एहसास हो गया कि अगर अपोजिशन संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जातियों को अलग करने में उससे कामयाब हो गया तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, नुकसान होगा बहुत ज़्यादा बीजेपी को। इसीलिए 4 जून के बाद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब की बातें अब लगभग कम हो गई हैं या फिर बंद हो गई हैं। अब इसके नेक्स्ट लाइन जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन थी, उससे एक स्टेप अप आगे पॉलिटिक्स चल रही। अब एक हार्ड हिंदुत्व का पहला फेज शुरू हुआ है। ये पहला फेज है बटोगे तो कटोगे, और दंगाई आए तो एक बार आमना सामना हो जाए, और आक्रामक तरीके से राजनीति में इसको पुश करना। सिर्फ अकेले कुछ एक लीडर इसको पुश नहीं कर रहे हैं बहनों भाइयों, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इसको पुश कर रहा है। कारण क्या है कि अगर संविधान और आरक्षण और समाज में जातिगत भेदभाव, जाति के आधार पर बंटवारा, छुआछूत, भेदभाव, पीडीए, अपोजिशन, पिछड़े, दलित अगर ये हक और हिस्सा मांगने लगेंगे तो फिर ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है हिंदुओं का, ये तो फिर प्रभावित होगा, और जो सुप्रीमेसी है अपर कास्ट की, ये भी चैलेंज होगी। अगर ये चैलेंज हुई तो राजनीति का परिदृश्य बदलेगा, क्योंकि सब ने देखा है कि कमंडल की राजनीति का वक्त, मंडल की राजनीति का वक्त भी लोगों ने देखा है। लिहाजा ये अलार्मिंग सिचुएशन थी बीजेपी के लिए, इसलिए वो कोर हिंदुत्व कैडर की तरफ लौट रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय हो, उनकी बैठकें हों, उसके बाद दिए गए स्टेटमेंट्स हों, या फिर बीजेपी, आप देख रहे होंगे हरियाणा के चुनाव से जो उसने लाइन पकड़ी अगस्त से, आप देख रहे होंगे कि झारखंड, महाराष्ट्र में वही लाइन पकड़ी जा रही है, दैट इज बटोगे तो कटोगे। बीजेपी भले इसको ऑफिशियली ओन ना करे, लेकिन ये मार्केट में ये बात पहुंच चुकी है, बाजार में ये बात है, जनता के बीच है। और इसके सबसे बड़े प्रणेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक रिस्क लिया है, पॉलिटिकल रिस्क है इस तरह की स्टेटमेंट, जिसको अपोजिशन कह रहा है कि ये आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा है। लेकिन ये बीजेपी के लिए एक नई ताकत भर रहा है, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। आप कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, ये नैतिकता का आकलन ये 50 साल बाद हिस्ट्री करेगी। वर्तमान में सत्ता में बने रहने के लिए इस नारे ने पीडीए को जवाब दिया है, और निश्चित तौर पर इस नारे से पीडीए पर प्रेशर पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मई जून में यही लोग, अपोजिशन एकदम हावी था, संविधान और आरक्षण, पिछड़ों के हक हुकूक, जातिगत भेदभाव, तमाम तरह जॉब्स की कमी, इन सब के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि वातावरण में तब्दीली आ रही है। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, कम्युनल हार्मनी की बात, पिछड़ों की बात, दलितों के हक की बात, अब इसकी जो आवाज़ें हैं धीरे 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 शिथिल पड़ रही हैं। हिंदू, मुसलमान और बटोगे अपलिफ्ट हो रहा है। सोसाइटी की नब्ज को हमेशा देखिए कि उसकी नब्ज क्या कहती है। नब्ज यही कहती है। अब बीजेपी को हरियाणा में इसका मज़ा मिल गया है, तो उन्होंने इसको झारखंड में पुश किया और ये महाराष्ट्र में भी पुश कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इनके परिणामों पे अगर वही अपेक्षित लाभ जो हरियाणा में मिला, अगर वो मिला तो ये एक स्टेप और आगे जाएगा। इसका बड़ा ब्रॉडर इसका कैनवस बनेगा, क्योंकि ये मुद्दा कोई सामान्य नहीं है, एक असाधारण मुद्दा है, और बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल करना बहुत बेहतर से जानती है। तो अब प्रेशर किन की राजनीति पर पड़ा है? अपोजिशन की। अभी तक दबाव में कौन था? सत्तारूढ़ दल था दबाव में, पिछड़ों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, आदिवासियों के मुद्दे पे। लेकिन अब ये प्रेशर, उतना ही प्रेशर जो बीजेपी झेली थी, उसी डिग्री का प्रेशर बढ़ रहा है अपोजिशन की तरफ
क्योंकि अगर जातियों को वापस लाने में बीजेपी का ये नारा कामयाब होता है और कोर हिंदुत्व की बात उनकी अगर क्लिक करती है, तो ये जो जातियों में बट रहे थे लोग, ये वापस कंसोलिडेट होंगे एक प्लेटफॉर्म पर, और वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है बीजेपी का एजेंडा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि वातावरण में तेजी से तब्दीली आ रही है। बहनों भाइयों, यही राजनीति है, यही समझने का वक्त है। तो आज की परिचर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या बटोगे कटोगे का कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। मैं कहता हूँ यस, बिल्कुल है। जो लोग ये शुतुरमुर्गी सोच रखते हैं कि नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बहनों भाइयों गलत है, इसका इम्पैक्ट है। सोसाइटी में आ रहे विचारों को सुनना और समझना शायद इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया के लोगों ने कम कर दिया है। विचारों के प्रवाह को आने दीजिए, उन्हें समझिए, उनका एनालिसिस करिए। हम लोग का यही कर्तव्य है कि उन्हें सुना जाना चाहिए। हर तरह की जो भी जनता से आ रही आवाज़ें हैं। तो बीजेपी ने ये जो बाउंसर मारा है ना, ये पलट कर जा रहा है सीधे अपोजिशन के पास। इसका इम्पैक्ट आपको यूपी के बाई इलेक्शन में भी पता चल सकता है। मैं तो कहता हूँ इसको आप एसिड टेस्ट मान लीजिए या बैरोमीटर मान लीजिए। बाई इलेक्शन में अभी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी कितने दिन बचे, 18 तारीख तक और वहाँ पर प्रचार का काम होना है। 20 को वोटिंग होनी है, पहले खैर 13 को थी। तो इससे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि दरअसल ये हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा जनता को क्लिक कर रहा है या फिर अभी बेसिक कोर इशू पे ही पिछड़े दलित वहाँ पर रुके हुए हैं। और यही है बहनों भाइयों डिसाइडिंग कम्युनिटीज़ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को परिभाषित करेंगी। नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भले कैसा कोई रखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जातिगत कमान है वो पिछड़े और दलितों के ही हाथ में। ये बहुत बड़ी फोर्स है उत्तर प्रदेश में। अगर इनको कोई साध ले तो उत्तर प्रदेश में ना कोई फार्मूला किसी का चलेगा, ना कोई इक्वेशन चलेगा, ना कोई स्टेटमेंट चलेगा। ये डिसाइड करने वाली कम्युनिटीज़ हैं। तो क्या चल रहा है इनके बीच, और क्या ये बटोगे कटो में के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या वापस ये अपने कोर इशूज़ पे खड़े हैं जहां ये अप्रैल मई जून में खड़े थे। आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। संतों के उपदेश कथाएं जब चलती है तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोग हैं। एमपीज की मीटिंग होती है, गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, और SM अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूँ। तो क्या अब बीजेपी ने ये संकल्प कर लिया है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से शिफ्ट होकर अब आप हार्ड हिंदुत्व की लाइन जो बटोगे कटोगे उसमें शिफ्ट हो गए हैं पॉलिटिकली? देखिए ब्रजेश जी, दो अलग अलग बातें हैं। सरकार हमारी है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से 100% उसी राह पे है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी आस भी सरकार है। लेकिन जहां चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी, हर व्यक्ति अपने कोर वोट के पास जाता है वोट मांगने कि हमें वोट दीजिए, हमारी बातों पर विश्वास करिए, हम आपके साथ हैं
और हम आपको साथ लेकर आप सरकार बना सकते हैं। तो हमारा उसमें क्या कहना है? उसमें हम जा रहे हैं, अपनी बात लोगों के बीच में कह रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो हमें वोट देंगे। सरकार, ये उपचुनाव खैर सरकार नहीं बना रहे उत्तर प्रदेश में, सरकार हमारी बहुमत से है, लेकिन जहां सरकार है वो 100% लोगों की सरकार है, सबके विकास के लिए काम करेगी, सबके विश्वास पे काम करेगी। जहां हमें वोट मांगना है, सबको पता है कि हमारा आधार वोट बैंक कहाँ है, कौन किसको, कौन। मैं चाहता हूं कि थोड़ी आप और क्लैरिटी दें कि आपका आधार वोट या आपका कोर वोट कौन है। जानती है कि हमें कहां जाना है। आपने आधार वोट और कोर वोट की बात हमारा कोर वोट वही है जो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन पे विश्वास रखता है, हम उसके पास जाएंगे। तो कौन कोर वोट है? सरकार हम चला रहे हैं वो 100%। देखिए ये सब चीजें तो आपको नहीं ब्रजेश जी हम बता सकते, चुनाव सर पर है, लेकिन ये आप भी जान रहे हैं और विपक्ष भी जान रहा है। मैं नहीं जान रहा, आप जान रहे होंगे। थोड़ा ये आधार वोट और कोर वोट की व्याख्या कीजिए। लोगों को सजग करना है। जब हम भीड़ में जाकर ये बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और बांग्लादेश लोगों ने देख लिया है, तो अब लोगों को पता है कि बटना नहीं है, किसी जात, एक सवाल है, धर्म इसमें नहीं बटना है, एक अच्छी सरकार के लिए वोट करना है। ये आपने आधार वोट और कोर वोट की बात की, किसकी बात करना चाहते हैं? देखिए बीजेपी का आप ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी वोट बैंक बढ़ते बढ़ते आज 50% को क्रॉस किया, तमाम जगह हमने 50% वोट पाए और सीटें जीती। बीच में एक भ्रम की स्थिति केंद्रित की लोगों ने कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा। तो जो वोट बैंक हमारे पास था उसको हमने बताया केवल ये बांटने वाले लोग हैं, इसलिए यदि आप बटोगे तो नुकसान नहीं। आपने कहा ना कि चुनाव में हर कोई अपने कोर वोटर के पास जाता है, तो कोर वोटर का नाम लेने में आपको क्या दुविधा है? बिल्कुल नहीं, तमाम चीजें ब्रजेश जी नहीं खोली जा सकती ना चुनाव के दौरान। मैं कैसे कह दूं कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी क्या रणनीति, हम किसको अरे ये तो कह सकते हैं कि भाई हिंदुओं के बीच जाने की बात कर रहे हैं या मुसलमानों के बीच जाने की बात कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, जाति धर्म लोगों के भेदभाव में मत बटो, सीधा सा कह रहे हैं। तो ये आपको मतलब आप ये चाहते हो कि हिंदू एक हो जाए? इतिहास गवाह है, हिंदू तो एक है ही है, पूरा देश हिंदू है, भारत हिंदू मुसलमान। तो फिर सर ये बटने और कटने की बात क्यों कर रहे हो जब आप कह रहे हो सब एक हैं? तो ये आप कहां से कह सकते हैं कि जहां जो रह रहे हैं वो हिंदू नहीं है? और हिंदू तो एक जीवन शैली है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका हिंदू कोई भेदभाव वाला शब्द नहीं है। और एक हिंदू, तो सर आप जब कह रहे हो, बाकी तो कोई सेकुलर है ही नहीं। एक सवाल तो ले लो सर, है कि आप ये कह रहे हो कि हिंदू बटा ही नहीं है, तो सर फिर ये बटने कटने की बात आपकी पार्टी क्यों कर रही है? बटने कटने की कह रहे हिंदू वैसे नहीं बटा है, वोट के लालच में कुछ लोग भरमा दिया कि संविधान हट जाएगा। पता है कि भाई कोई हटा नहीं सकता, कोई संविधान को, इस देश में कोई सरकार आ जाए संविधान और आरक्षण नहीं बदल सकती। कुछ तो पर्दादारी है सर, बटना नहीं है, लोगों के भ्रमजाल में नहीं आना है। क्या चीज? कुछ तो पर्दादारी आप कर रहे हो, कहना तो चाह रहे थे, लेकिन आप ऐन वक्त पर कुछ फिर आपको लग गया कि ये कहीं बात बिगड़ ना जाए। नहीं, मैंने जो कहा, आधार वोट को आप बेहतर समझते हो और हमारा दर्शक वर्ग भी बेहतर समझ रहा है। नहीं, किसकी बात? जो कहा वो मेरा दर्शक वर्ग भी अच्छे से समझता है और आप भी अच्छे से समझते हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हो? हमने कहा हम सरकार 100% लोगों की बात करते हैं, हर व्यक्ति का एक। तो फिर ये किसको कहना चाहते हो कि हमारा वाला समझ रहा होगा? ये वोट हमें मिल सर, न्यूरे ऊँट नहीं चराए जाते सर, आपको खुल कर आना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन खुलकर भी ऊँट नहीं चराए जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही आप, थैंक यू। मैं फराज किदवई को आमंत्रित करता हूँ, काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया आज हीरो वाजपेयी ने। बहुत शुक्रिया आपका किदवई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बटोगे कटोगे का जवाब जुड़ेंगे तो जीतेंगे अकेले दे पाएगा आपको लगता है? और दूसरा जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था अप्रैल मई और जून में, क्या वो मोमेंटम में कमी आई है? और जिस तरह के एग्रेसिव हार्ड हिंदुत्व की पॉलिसी पर बीजेपी 4 जून के बाद शिफ्ट हुई है, आप दबाव में हैं इससे? विजय जी, समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में ना कभी दबाव में थी ना कभी करेगी। विजय जी, आज आपकी डिबेट शुरू होने से 15 मिनट पहले हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे दोस्त हैं विधायक जी, उनका फोन आया।
कहने लगे यार एक झूठ बता दो, हमको रात में झूठ बोलना है। तो मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई? कहने लगे दिन भर का कोटा खत्म हो चुका है, अब रात में बिना झूठ बोले मैं सो नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा ऐसा क्यों भाई? तो बोले हम लोगों की आदत पड़ गई है। तो हमने कहा हम समाजवादी लोग, वैसे मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन आजकल आप बीजेपी के नेताओं के कुछ ज्यादा संपर्क में नहीं है? एक आध दोस्त हैं। अच्छा, ठीक। एक आध, उसमें कोई बुराई भी नहीं है ब्रिजेश जी। और देखिए आपने मेरा वो तोड़ दिया। नहीं तोड़ा सर, बोलो आप। जी। तो वो बोले, तो मैंने बोला हम समाजवादी लोग हैं, सच्चे लोग हैं भैया, झूठ तो हम बोलते नहीं। बोले अरे हाँ मुझे याद आया, ठीक है मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता या आरएसएस से किसी आदमी से बात कर लेता हूँ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ब्रिजेश जी के झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। मतलब बताऊंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप लोग तो समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, आपके दर्शक भी समझ गए होंगे। नहीं सर, ये बीजेपी वालों के लिए समझना जरूरी है कि आजकल आप उनका काम खुद करने लगे हो। बोलो सर आप। कांटे से कांटा निकाल रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, काफी संस्कृत वगैरह भी पढ़ी है और भी। नहीं हम तो रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं, बहुत आवश्यक है। मैं ये भी बता दूं, उत्तरकांड तक पहुंच चुका हूं। एनीवे, मुझे ब्रिजेश जी आपकी जो पत्रकारिता है, जो आप प्रेजेंट करते हैं, मैं 99% उसको ग्रैब कर लेता हूं और मानता हूं कि आप इस देश के बहुत बड़े और सफल पत्रकार हैं। लेकिन थोड़ी सी आज आप 1% चूक कर गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आपने बोला ना कि ये इनका जो ट्रायल बलून था और ये फिर उसी एजेंडे पर लौट आए हैं और शायद ये उसको धार दे दे इनकी पार्टी को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको भी प्रूफ करता हूं। 2024 में मई जून में जब इलेक्शन चल रहे थे तो ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स थी ये अपने उस टाइम पे भी पीक पर थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे थे ब्रिजेश जी कि घुसपैठिए हैं एक कम्युनिटी के बारे में, और ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 173 भाषण दिए थे उसमें से 110 जो थे वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है ब्रिजेश जी 4 जून को इस उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से मुजरा करवाया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने काफी मुजरे का जिक्र किया था। अब मेरा ये कहना है कि एक चीज होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जनता थक चुकी है, परेशान हो चुकी है, ये कटोगे तो बटोगे और हिंदू मुसलमान ये सब करते करते। अब आपको एक, अभी पता नहीं आपने बयान सुना कि नहीं, अजीत दादा पवार ने एक बयान दिया है कि ये कटोगे बटोगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के लिए ये बोल चुके हैं ब्रजेश जी कि ये पार्टी का जो है वो ऑफिशियल नारा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में ही विरोधाभास है कि कटेंगे तो बटेंगे, कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप नहीं जो कर कह रहे रहे थे कि मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि अप्रैल मई जून का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त जो देश में राजनीतिक सामाजिक माहौल था उसमें बीजेपी के जितने भी नैरेटिव थे उसमें यूपी में आपका नैरेटिव बीजेपी पर भारी था। वो क्या नैरेटिव थे? आरक्षण का, संविधान का, जातिवाद का, करप्शन का। इन मुद्दों को आपने हाईलाइट किया और आपको उसका बेनिफिट मिला, लेकिन अब उसकी आवाज़ धीमी पड़ रही है। आपने हरियाणा में उसका उदाहरण दिया। और तीसरी बात यह है कि आप अब बटोगे कटोगे के इर्द गिर्द ही समाजवादी पार्टी की राजनीति। आपके यहाँ के जो पोस्टर्स हैं जरा देखिए दफ्तर के बाहर, या नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब आप बटोगे कटोगे की तुकबंदी के जवाब दे रहे हैं। तो फील्ड किसकी आपने चुनी खेलने के लिए? बीजेपी की। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए ऐसा नहीं। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा पीडीए की बात की है, और जिस चीज को ये बटोगे बोल रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको सोशल जस्टिस बोलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है, पॉलिटिकल जस्टिस भी आता है। और सर मैं आपको समझा नहीं पाया ठीक से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप उनकी पिच पे खेल रहे हो। पहले वो आपकी पिच पे खेलने आए थे, वो हमारी पिच पे खेल रहे हैं ब्रिजेश जी। हमने पीडीए का नारा दिया तो वो बटोगे कटोगे को लेकर के आए हैं। तो आप तो बटोगे कटोगे का ही जवाब दे रहे हो पिछले 1.5 महीने से। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो पीडीए की रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। अब हमारे कुछ कार्यकर्ता अगर पोस्टर लगा देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है उनको। थैंक यू सर। प्रियंका गुप्ता कह रहे हैं कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं फराज भाई, तो मैं चाहता हूं कि आप सेकंड राउंड में बाकी समय ले लीजिए। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं देख रहा हूं आपकी पार्टी भी इसी ट्रैप में है कि जो बटोगे कटोगी की पॉलिटिक्स है, इस जाल में आप लोग भी हैं।
ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आज छठ पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और जो नारे जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 2014 की अगर हम इसको एनालिसिस करें, 2014 में ये इस तरह के नारे नहीं थे, वो विकास का नारा था। जनता ने क्यों चुना था? जनता ने चुना था इसलिए क्योंकि इन्होंने विकास की एक झलक दिखाई थी। पर हकीकत ये है कि आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठगा हुआ क्यों महसूस कर रही है? कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से आरक्षण इनको देना चाहिए था, आरक्षण खत्म करते चले जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती कोई भूला नहीं है आज तक। और भूला ये भी नहीं है कि किस तरह से जी जो बहराइच में कांड हुआ, उसके बाद कौन कटा कौन बटा, वो सब ने देखा। किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता वहाँ जाकर हंगामा मचा रहे थे। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक ने ये बात कह दी। अब आप उत्तर प्रदेश के सिनारियो पे आइए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब युवा एग्जाम देने जाता है तो वो क्या सोच के जाता है? अपने भविष्य के बारे में सोच के जाता है। पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक करने वाले बाहर घूम रहे हैं, और युवा फिर एग्जाम देने जाता है, फिर उसके 24 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसको मुद्दा आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल मुद्दा आप बनाया। डिबेट में ये बात उठा रही हैं, ये अप्रिशिएट कि आप लगातार मुद्दा कोर उठा इश्यूज रहे को हम। पकड़े हुए हैं, ये पर आपकी पार्टी युवाओं का मुझे मुद्दा है। कहीं अरे भाई, मैं पार्टी की ही तो प्रवक्ता हूँ। मैं अगर मुद्दा उठा रही हूँ तो मुद्दा तो है ना, केवल और मुद्दा डिबेट उठा में रहे हैं हम। डिबेट में नहीं, डिबेट देखिए, डिबेट एक ऐसी जगह है, और मैं समझती हूँ कि भारत समाचार तो सब पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जाता है। जी और इस डिबेट का मकसद यही होता है कि हम युवाओं की बात उठाएं और युवाओं की बात पहुंचाएं और सरकार की आंखें खोलें। अगर सरकार की आंखें नहीं खुल उनकी रही पिच पे हैं, आप लोग बल्ला लेके क्यों जा रहे हैं खेलने, अगर आपके कोर इश्यूज हैं तो? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी पिच जो बहुत पहले थी, जब वो लगातार हारते चले आ रहे थे, उसी पिच पे वो वापस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने बता आपके दिया। लीडर राहुल गांधी कभी उस पिच पे नहीं जाते, नहीं, और वो कोर पकड़ के चल रहे हैं, भले आप कुछ भी बोलें। नहीं, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो आप समझिए पूरी लेकिन आप तरीके लोग से। भटक जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एकदम मतलब डेप्थ में जाकर बात कर रहे हैं। थैंक यू वो मैडम, शुक्रिया। सही तो बात नहीं कर जी, रहे हैं। वो जी। बात कर रहे हैं 90% की, वो बात कर रहे हैं दलित की, वो बात कर रहे हैं ओबीसी की, वो बात कर रहे हैं पिछड़े की, वो बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, वो बात कर रहे हैं इस देश के युवा की, वो बात कर रहे हैं इस देश के जल जंगल और जमीन Thank की, you, madam, बहुत जिसको शुक्रिया मोदी आपका। जी किसको दिए दे रहे हैं वो सबको पता है आज ऑलराइट, के दिन। आस मोहम्मद कैब बहुत ही जाने माने पत्रकार है, वो भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। और दो और खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में SM अशरफ साहब मौजूद हैं। अशरफ साहब, स्वागत आपका। और आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ आप बदलाव देख रहे हैं 4 जून के बाद की राजनीति का, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अगस्त से ये नारा आया, बटोगे तो कटोगे, यानी बीजेपी एक स्टेप आगे गई है। और वो इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है कि वो एक हार्ड हिंदुत्व के पहले फेज में वो प्रवेश कर चुके हैं, और उन्होंने उसका हरियाणा में परिणाम भी लिया। आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट है और इस नारे ने दूरियां बढ़ाने का काम किया? नहीं, बेसिकली इसी बात को लेके अब तक की जो बीजेपी अपनी राजनीति करती आई, चाहे वो 92 हो या उसके बाद जो है मस्जिद का विध्वंस हो, उसके बाद तमाम चीज़ों, उनकी राजनीति यही थी। क्योंकि मोदी जी का फेस इनके पास एक मौजूद था गुजरात के नाते, उसके बाद इन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि हमारा जो नारा है वो सबसे पहले जो विकास है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। वो उस टाइम के कुछ सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे, आप सब लोगों का पूरा सहयोग था। नतीजा ये हुआ कि ऐसा बना के पेश किया कि जैसे इस शख्स के आने के बाद पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। आज हालात फिर वही वापस हो गए हैं कि अब इनको लगता है कि ये सब चीजें तो मेरी ध्वस्त हो गई। ये छल में छेद कर रहे थे मुसलमानों को। आप भी तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। छल में छेद कर रहे थे। ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, तब ये भी अच्छे दिन लाएंगे की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका आज मुझ पर कमेंट, सबका साथ सबका विकास कर रहे थे। उसके बाद विश्वास पे आए, उसके बाद उसके बाद का नतीजा क्या हो? 19 में मोदी जी ने पहला भाषण दिया, बोले हम छल में छेद करेंगे। जो अब तक कांग्रेस जो है छल करती आई है, अब ये इनका असली जो छल में छेद है वो नजर आ गया 2024 अभी सबका साथ सबका विकास, ये सब उनको पता है कि जितना इस पे खेलना था खेल चुके। लोग सिलेंडर की बात करेंगे, लोग गैस की बात करेंगे, लोग नौकरी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे और आरक्षण की बात करेंगे। ये जो एक चीज जिनके सामने सबसे बड़ा जो मसला पैदा हो गया कि साहब ये जाति जनगणना, ये आरक्षण, ये कौन सी मुसीबत है? क्योंकि रीजन उसके पीछे है। जैसे मान लिया मिसाल मैं जुडिशरी को आपको दूं, 79% वहां अपर कास्ट के लोग हैं, 11% मुश्किल से ओबीसी है, और एसटी की तो बात ही आप खत्म कर दीजिए। वहां तो कोई रिप्रेजेंटेशन उनका है ही नहीं, 1 से 2% के बीच में मुसलमान है। तो ये चीजें, मुसलमान को तो बिल्कुल बात ही खत्म कर दीजिए आप। मुसलमान जो आ रहे हैं वो भी इत्तेफाक देखिए ना, अब इनके साथ कितने लोग, सबको बाहर कर दिया, इनको किसी की जरूरत नहीं। जो 2-1 नाम के लिए रखती हुई ऐसे बात कर रहे हो। मोहसिन रजा इतने बड़े नेता
दानिश क्या किया? अंसारी इतने बड़े नेता, एमएलसी शहनवाज हुसैन, एमएलसी का टेन्योर पूरा होने के बाद तारिक अहमद, तो एएमयू के जो वीसी थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ ये बटोगे कटोगे इस तरह के लोग आते रहे। पहले भी जो लोग रहे उनका चेहरा नुमाया था, कम से कम वो पार्टी में अगर वो थे तो कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ उनकी भी कोई आवाज है। धीरे धीरे सबको बाहर कर दिया, चाहे शहनवाज हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे इनके बाद एमजे अकबर हो या दूसरे ऐसे लोग रहे हो। इन्हें जरूरत ही नहीं है किसकी? इन्हें सीधे भाई जो माइनॉरिटीज, आप समझिए कि माइनॉरिटीज में मुसलमानों की नहीं जरूरत, इनको जरूरत नहीं। हम माइनॉरिटी के नाम पे किसी को लाके बिठा देंगे, वो कहेंगे साहब ठीक है हम पूरा अल्पसंख्यक जो है कल्याण चला रहे हैं। मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन कर रहे थे हज और मिनिस्ट्री जो है किसी और को लाके रखते हैं। तो इनका तो मुद्दा ही दूसरा है। इनका मुद्दा सीधा दूसरा है कि सारे हथियार इनके फेल हो चुके हैं। अब इनके जहन में आ रहा है कि चलो ये बांटो और काटो। किसने बांटा आज तक मुझे बताइए? बांटने वाले भी यही है, काटने वाले भी यही है। चलिए हमको बताइए ये जाति प्रथा कहां से आई हिंदुओं के अंदर? अभी सिन्हा साहब, अरे आपके यहाँ भी तो जाति प्रथा है। इसलिए तो मैं बोलना चाह रहा हूं, इससे फायदा हमको हुआ। आप बांग्लादेश की जो मिसाल दे रहे हैं, यहां का मुसलमान एक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी कि देखो बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश का मतलब माइनॉरिटी हिंदू, यहां पे माइनॉरिटी मुसलमान। तो ये मैसेज हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों में जाएगा कि साहब इकट्ठा हो। ये जो तमाम शिया सुन्नी, ये नारा कुछ असर कर रहा है? बिल्कुल होगा, मुसलमानों में इसका असर होगा। साहब शिया सुन्नी देवबंदी जो लेके बैठे हो, एक हो जाओ, वरना बांग्लादेश की तरह काटे जाओगे। ये आप दूसरी यही मैसेज मैं क्या दे रहा हूं? बार बार बांग्लादेश क्यों मिसाल लेके आप आ रहे हो? जहां आप माइनॉरिटीज के अंदर है, आप वहां बता रहे हैं एक हो जाइए। मुसलमान एक हो जाए होना तो हिंदुस्तान में और कितना एक होगा सिन्हा जी? क्यों हिंदुस्तान में एक कर रहे हैं? कितना एक होगा? इसका मतलब चारों मुसलमान इकट्ठा हो जाए और मुसलमान आपके सामने खड़ा हो। तो ये अपोजिशन वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं जो आप समझ रहे हैं? खूब समझ रहे हैं अपोजिशन वाले। और हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उनसे ज्यादा समझ में आती है ना बात। ये अपोजिशन वाले ये बात फराज की दुआई क्यों नहीं समझ में आ रही? अपोजिशन वालों को तो बोलना चाहिए, बांटने वाले भी तुम हो, काटने वाले भी तुम हो। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? जाति प्रथा कहां से आई? प्रॉब्लम क्या है उनकी? सब मनुवादी लोगों की सोच रही ना, वरना जात क्यों आती? क्या फराज की दुआई मनुवादी है? फराज की दुआई तो अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं उस मुद्दे पे? तो वो सर कहता है। क्या आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोल? मुझे सीधा मुद्दा लगता है, मैं तो हमेशा मुसलमानों की बात करता हूँ, अपने मुद्दे की बात। फराज की दुआई तो संस्कृत पढ़ने और मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, अपने मुद्दे की आप बात। मुसलमानों की बात कर रहे हो तो वो क्या पाकिस्तानियों? मैं कहा कह रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता हूँ, अपने हिसाब से डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को। वो तो रामायण वगैरह पढ़। हाँ तो ठीक, अच्छी बात है, कम से कम रामायण पढ़ के उसको बताएंगे ना इसका मतलब क्या होता है। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये इनके जहन पे इस वक्त एक परेशानी का सबब बन गया है कि यार ये पीडीए कहां से आ गया, ये जो है अगला जो पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, जाति जनगणना कहां से आ गई, ये सब क्यों आ गया? वाला मुद्दा आने वाला है, तैयार हो जाइए। देखिए ऐसा है, ये आखिरी हथियार है। अगर ये मैंडेट होगा, ये तय कर देगा ये चुनाव कि ये नारा भी इनके जो है फुस हो जाएगा या इसमें कुछ। बहुत शुक्रिया सर। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूँ। सिन्हा जी बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। तो ऑफिशियली हम लोग यानी बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो जो देश की राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है, तो ऑफिशियली हम मान लें कि अब नए फेज में एंटर कर गए हैं आप लोग हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन पे? देखिए, हिंदुत्व कोई हार्ड सॉफ्ट नहीं होता, हिंदुत्व हिंदुत्व ही है। और यह जो चुनाव हो रहे हैं वो सकारात्मक वर्सेज नकारात्मक पे हो रहा है। चुनाव का जो मुद्दा है, और हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि जब जब हिंदू भाव घटा, हिंदू भाव मतलब हिंदू के इमोशंस जब जब घटा, आई विपदा महान, साथी टूटे, जमीन छूटे, और अंत में है कि मिटे धर्म संस्थान। ये जो हिंदुत्व है जिसको आप लोग अलग अलग भाषा में, यानी हिंदुओं को हिंदू कहते हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। ये मोहम्मदिया हिंदू हैं, मैं सनातनी हिंदू हूँ, कोई ख्रिस्त हिंदू हो सकता है। ये हज करने जाते हैं तो इनको हिंदिया मुसलमान ही कहा जाता है। हिंदू पहचान है, मुसलमान है सर, इनको आप जबरन हिंदू कैसे कहें? नहीं, पूछिए हज करने गए कि नहीं गए? अगर नहीं गए हिंदी तो पूछिए, हिंदिया। और आप देखिए, हिंदू तो यहाँ की पहचान है भाई। हिंद महासागर क्या उस पे बना है? हिंदू कुछ पर्वत इसी पे किसी पे बना है? आप देखिए कि हिंदू शब्द जो है वो इस देश की पहचान है भाई। तो बांट कौन रहा है? अब आप ये बताइए, मेसोपोटामिया को किसने बांटा? इराक हो गया। किसने इंडस वैली को बांटा? पाकिस्तान हो गया। किसने रोमन साम्राज्य को बांटा? वो इटली हो गया। इसको कौन बांटा? ये नारा कौन सा है? ये जो देश है, मैं बात करूंगा, इसको बांटने का प्रयास शुरू से हो रहा है। सनातन यहाँ का करोड़ों वर्ष पुराना चीज। ये पिछड़ों को बांटना चाहते हैं लोग? नहीं, अब ये तो पीढ़ी वाले बताए, हम तो उसमें सोच रहे थे पीढ़ी में हम कहाँ हैं। मैं तो कायस्थ आदमी हूँ।
ब्राह्मण कहाँ है, ठाकुर कहाँ है? ऐसे आगड़ा भी हो सकता है। नहीं नहीं, आप बनिया कहाँ है, कायस्थ कहाँ है? ऐसे आगड़ा हो तो क्या, इसमें तो कहीं है ही नहीं है। ऐसे अल्पसंख्यक, ऐसे बांटा आदिवासी। किसने? हमें अलग कर किसने कर दिया? आप लोग पहले हमें किसने हमें किसने अलग किया? तो ये बांटने की जो राजनीति है यही इनके ऊपर भारी पड़ रही है, उल्टा पड़ रहा है। हम एक होने की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र नीति की बात कर रहे हैं, राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र नीति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रनीति यह कहती है कि हिंदू भाव को मत भूलो, नहीं तो तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। जैसे दूसरे देश मिट गए वैसे ही इस देश में हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। एक सवाल, हाँ, आपने कहा कि जो हिंदू भाव को भूले, तो भाई विपक्ष भी तो पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित की बात कर रहा है, तो वो भी तो हिंदू हैं। पिछड़ा, दलित और अकलियत यानी कि अल्पसंख्यक, यही तो तीन बात कर रहे हैं वो। अगला भी तो हो सकता है सर, एक का मतलब। नहीं, अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक भी तो इस देश का है। बात है। एक सेकंड, नो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ये सर, आप मेरे से बात करिए। सबको हिंदू मानते हैं। नहीं तो क्या उनको आप कह रहे हिंदू हैं नहीं मोहम्मदिया मानते हिंदू है? सर मेरे से बात करो मैडम, ख्रिस्त हिंदू प्लीज आप मेरे से बात, क्या पिछड़ा और दलित को आप हिंदू नहीं मानते हो? भाई वो कब अहिंदू थे? तो आप वही तो असली हिंदू अपोजिशन के है। इस नारे को इंडोर्स करो। ये आपका जो सही नारा है, ऐसा है कि देखिए मुसलमान यहाँ धर्म के आधार पर वोट देता है, तो ये जो कहते हैं ना कि हम बटे कटे कुछ, ये कैसे पता आपको? बटे कटे कुछ नहीं है मुसलमान एक सर बीच में बोले सर, इनके में भी अशराफ है, अरजाल है, ये लोग कहने को है, एक क्वेश्चन, जब वोट डालने जाते हैं। एक सवाल सर, आपको ये कैसे पता कि मुसलमान धर्म के आधार पर वोट करता है? ये आपने ये कहां से डिस्कवरी की? 100% सही कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि मुसलमान सदैव धर्म के आधार पर वोट देता है, वो जाति के आधार पर कभी वोट नहीं देता, और हिंदू सदैव जाति के आधार पर वोट देता है, वो धर्म के आधार पर वोट नहीं देता। आप क्या चाहते हैं? देखिए ये धर्म के आधार पर करे नहीं, और धर्म का संरक्षक कौन है राजनीति में? धर्म क्या है? क्या बीजेपी संरक्षक है? धर्म के चार या खाते, अपोजिशन वाले? धर्म के चार खाते हैं। सर मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ सर, आप बड़ी लंबी फिलॉसफी में चले गए हैं। नहीं, धर्म जो है राजनीति पे आइए। हमारे यहाँ व्यवहार है, कर्म है, हम धर्म को मजहब तो या रिलीजन आपके नहीं हिसाब कहते। से हिंदू धर्म को ठीक से सर्व कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है या अपोजिशन वाले? देखिए इस देश में जो समाज है और जो राष्ट्र है, इसके लिए जो भी काम करेगा, जो जनहित की बात तो ये अपोजिशन वाले करते हैं नहीं? निश्चित रूप से कुछ तो कुछ करते ही होंगे, नहीं तो जनता उनको चुनती क्यों? जनता उनको अब तक क्यों चुनती रही? अब वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से पूछे। क्यों घटे? आप सत्ता में क्यों घटे भाई? आप बताइए। ऑलराइट सर, मैं 75 वर्षों से, हजारों वर्ष का हिंदू समाज 75 वर्षों से इतना उपेक्षित महसूस किया है कि वो रामलला के तिरपाल को बदलने के लिए अदालत में जाता था। वो बंगाल में कटा, वो बांग्लादेश में कटा, आप देखिए जरा सा, आप कनाडा में कट रहा है, पूरे दुनिया में कहाँ कट रहा है? कनाडा में कैसी बात कर रहे हो? क्या बात करते हैं? कट कहाँ रहा है? आप अरे ठीक है, कटना वर्ड एक बहुत वायलेंस की बात कर रहे अरे हैं। सुनिए, वायलेंस ही तो हुआ, वायलेंस ही तो अरे हुआ आप वहाँ पे। कटना एक बहुत मतलब समझ रहे हैं कटने का मतलब? नहीं, आप कटने को सिर्फ मुर्गा कटना क्या समझ रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं, मुर्गा कटना नहीं है, कटना हुआ काफी देश से अलग दिलचस्पी है होना, सर मुर्गे देश में से आप। विलग होना, थैंक यू सर। अपने नेक्स्ट राउंड में टाइम ले लीजिएगा अलग सर। होना। थैंक यू सर। मैं आस मोहम्मद कैफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका कैफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बताइए कि ये जो हार्ड हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी नए फेज में इंटर की है, उसका क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट है? और दूसरा, ये जो अप्रैल मई जून में जो अपोजिशन ने एक माहौल क्रिएट किया था, आरक्षण, संविधान, जातिवाद, भ्रष्टाचार, भेदभाव जाति के आधार पर, ये सब मुद्दे का मुकाबला कैसे हो पा रहा है? और दूसरा, ये जो बटेंगे कटेंगे वर्सेस जो जुड़ेंगे जीतेंगे, इसका क्या ग्राउंड पर इम्पैक्ट आप देख रहे हो? देखिए ब्रिजेश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी लगभग हार गई, पहले कुछ चरणों में तो ये लगभग स्पष्ट हो चुका था। भारत समाचार का जो ये शो है, ये बेस्ट पॉलिटिकल डिबेट का शो है, और ये यहाँ भी कुछ लोग चर्चा करने लगे थे, और पहले कुछ चरणों में ये स्पष्ट होने लगा था कि इस बार मोदी जी वापस आना उनका बहुत कठिन है। तो उसके बाद में उनकी भाषा का स्तर जो है वो काफी प्रभावित होने लगा, और उसके बाद जैसे ही परिणाम आया, 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, तो ट्विटर पे हजारों ट्वीट, लाखों ट्वीट इस तरह के आए कि भारतीय जनता पार्टी से गलती कहाँ हुई। तो वहां ट्विटर पे बहुत सारे लिखना शुरू किया कि उनका जो IT सेल है उसने हिंदुत्व की बातचीत को, हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत मजबूती से नहीं बढ़ाया। तो उसके बाद ये डिस्कस शुरू हुआ और उसके बाद से तय हुआ कि अब हमको हिंदुत्व के एजेंडे को ही कंटिन्यू करना है।
चूंकि मोदी जी जो है वो विदेशों में जा रहे थे और उनकी छवि सेकुलर बनने की तरफ बहुत अधिक जा रही थी, तो योगी जी को आरएसएस ने, उस समय एक कॉन्फ्लिक्ट चला कि आरएसएस जो है वो मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई इश्यूज हैं, तो इसलिए योगी जी को प्रमोट किया गया। अभी मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूं तो मैं फैक्चुअल और रियलिटी पे बात करता हूँ, और फैक्चुअल और रियलिटी ये है कि आज एक घटनाक्रम मैं जरूर बताना चाहूंगा, 1 मिनट का है बस आपको, लेकिन आपके पूरी डिबेट में उसके बहुत महत्वपूर्ण है। और वो घटनाक्रम ये है कि मैं एक ग्राउंड पे गया था रामराज में। रामराज वो जगह है जहां 2018 और 2022 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए आए थे। ये मीरापुर विधानसभा की है, और वहां पर 200 से 300 बच्चे जो हैं वो फिजिकली प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक थे अजय गौतम, एक का नाम था कुणाल वर्मा, एक का नाम था सोनू कुमार और एक का नाम था राजा ठाकुर। मुझे उनके नाम भी याद हो गए। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कायदे से रहते हैं, कोई इश्यूज नहीं, मुसलमान हमारे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो उनका मन भी बदल जाता है और हमारा मन भी बदल जाता है, बटेंगे और कटेंगे की भाषा आ जाती है, और हमें खुद ऐसा लगने लगता है जैसे कोई बंटवारा सा हो गया है। तो वो जो ये कहते हैं कि इन बयानों का या इस तरह की बातचीत का सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो फैंटेसी में जी रहे हैं और वो कहीं से वो लूज कर रहे हैं। सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट है, किसी पूरी जहां इलेक्शन हो रहा है वो चीज इनको फायदा दे रही है। झारखंड में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, वहां थोड़ा सा अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन में 9 विधानसभा सीटों पर अपोजिशन क्या ये इस इशू को एड्रेस कर पा रहा है? हेलो, अपोजिशन इसको कैसे हैंडल कर रहा है फिर? हाँ, अपोजिशन ऐसे जैसा आप बता रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित था जैसा आप बता रहे हैं। अपोजिशन जो है रिटाइलेट कर रहा है, जैसे ही वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे तो वो रिटाइलेट करते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी उनके पास उनकी जो थ्योरी 3 महीने पहले थी, जिसको राहुल गांधी ने सेटअप किया था, बिल्कुल 100% करेक्ट है। राहुल गांधी ने जो 3 महीने पहले जो माहौल बनाया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इनके पास कोई योजना नहीं है अपोजिशन की, उनकी पिच पर आ गए हैं और इस पिच पे कभी नहीं जीत पाएंगे उनसे। ये मैं तो फैक्चुअल बता रहा हूँ, हिंदू समाज की जितनी जातियां हैं, 40 जातियां मुसलमानों में भी हैं, तो हिंदू समाज की जितनी जातियां, ये सबको एकजुट हो रही है। जातियों का जो बंटवारा हमें 2024 के चुनाव में दिखाई दिया था, वो जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे जातियों का बंटवारा कटता दिखाई दे रहा है। कुंदरकी, गाजियाबाद, आप ये कहना चाहते हैं जो कोर इश्यूज थे अपोजिशन के, आरक्षण, संविधान, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इनसे वो दूर हो गया है या दूर दिख रहा है? बिल्कुल। अभी देखिए, चर्चा जिस चीज की अधिक होगी लोगों के बीच में, वही तो हमें लगेगा कि उसका प्रभाव है। एब्सोल्युटली, आरक्षण पे बात बिल्कुल नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक बात। इस समय जो बातचीत हो रही है वो पूरी बातचीत हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बनाम विपक्ष की पॉलिटिक्स पे है। यही बात तो मैं फराज किदवई को कह रहा था ना, जब वो मुझे संस्कृत के श्लोक, वो नहीं मान रहे हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो कह रहे हैं कि देखिए आपकी भी समझ थोड़ा सा, वो तो समझ पर भी सवाल, वो खिड़की खोलना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, मेरे साथ बने रहिएगा। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, शुक्रिया आपका। तो देखिए, घूम फिर कर बात तो वही आई और जिसका जिक्र अभी अशरफ जी भी कर रहे थे कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी नीतियां हैं, आपके मुद्दे हैं, वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मुसलमानों को टारगेट करने वाले हैं। नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। मुझे लगता है सरकार की जितनी भी नीतियां हैं 100% समाज के लिए, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं। अगर सड़क बन रही है तो सभी चल रहे, पानी आ रहा है तो सभी, बिजली, अगर पूरे समय योगी जी ने आदेश किया कि बिजली दिवाली के दौरान 15 नवंबर तक लगातार आनी चाहिए, तो कहीं भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान सबके घर में आई है। ऐसा तो है नहीं कहीं रोक दी गई हो कि नहीं भाई इनको नहीं देनी है, इनको देनी है। और अगर त्योहार मनाया जा रहा है तो मुझे लग रहा है पूरा सभी मना रहे हैं, लाइटिंग पूरे शहर में है। मैं अगर लखनऊ घूम रहा हूं तो हिंदू इलाकों, थोड़ा सा वेट करना, अपनी बारी में बोलेंगे। पहले क्या आधी आती थी क्या मैडम प्लीज? और ये पानी क्या आधा आता था क्या पहले? ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के। अपनी हम लोग बारी बारी में डिबेट करें, आप अलाउ करेंगे? ओके, वाजपेयी जी, गो अहेड। गजब तर्क है। एक मिनट में मेरा ये कहना है कि सरकार, ये हुआ होगा 2014 के बाद ही हुआ, इससे पहले होता ही नहीं। आप गलत जगह डिबेट कर रही हैं, आप टोका टाकी ना करें, मैं पूरा समय दूंगा, आपसे वायदा है। बात ऐसी कहती है ना, तो कंप्लीट कर लेने दें। मतलब 2014 पहले लाइट पहले आधे घरों में जाती थी। अच्छा, वाजपेयी जी को रोक देते हैं, आप उनको जवाब दे लो। चलो, नहीं बोले वाजपेयी जी प्लीज। तो आप कहाँ बोलने दे रही हैं? अलाउ ही नहीं कर रही। वाजपेयी जी, गो अहेड, बोलिए।
दरअसल मेरा ये कहना है, सरकारें, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, सरकारें 100% वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं। वोट का परसेंटेज केवल सरकार बनने से पहले देखा जाता है और यह देखा जाता है कौन वर्ग हमें वोट कर रहा है, किसको हम आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले को वोट करता कौन है सर वो तो वर्ग भारतीय विशेष? जनता पार्टी थोड़ा का खुलकर बताएं सर। स्वाभाविक है। और मैं चाहता हूं कि इस वर्ग विशेष का नाम लें आप। देखिए हर व्यक्ति, देखिए ब्रजेश जी मुझे सुन लीजिए फिर अपना सवाल करिए। हर राजनीतिक दल अपना चुनाव जीतना चाहता है, वो जनता के बीच में जाता है, उसे लगता है कि ये वर्ग हमें वोट करेगा, इसको हमारी बातों पर विश्वास हो रहा है, ये हमारे साथ चलेगा, उसकी चिंता कर। लेकिन हर एक बार लगातार बदलते रहते हैं लोग, वोट देने वाला वर्ग बदलता रहता है, जातियां भी बदलती रहती है, कभी सवाल ले लो उधर होती है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करना ये भी उचित नहीं है। मेरिट देखनी चाहिए। अगर मोदी जी काम कर रहे हैं तो सभी के लिए कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं तो सभी के लिए कर रहे हैं। सर सवाल क्या है, आप घुमाने के लिए लंबे जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, हम इनको हराने वाले को वोट देंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है सर। पार्टी को भी चिंता करनी पड़ेगी अपने जीतने के लिए कि अपने लोगों के बीच में जाकर वोट मांगे। ये कौन वर्ग है जो आपको वोट नहीं देता, जिसके लिए आप 3 बार जिक्र कर चुके हो 1.5 मिनट में? देखिए ये मैंने जहां इशारा किया आप भी समझते हो। मैं नहीं समझा सर, नाम तो लो। ये क्या आप बार बार छिपा के बात कर रहे हो? खुली बात करो सर। नहीं, मैं आपको दरअसल ब्रजेश जी मैं इतने पुराने पत्रकार को समझाना मुझे लगता है कि सूरज को रोशनी नहीं सर, आज दिखा ही दो। नहीं हम दिखाएंगे, दिखेगी नहीं ना। और प्रियंका जी फिर कूद के मैदान में आ जाएंगी। 34 साल से उत्तर प्रदेश में संकट में जूझ रही हैं, मैडम, है ना? और फिर वही हाल है इस बाद में, अभी मैदान में आ जाएंगी। कहीं पानी नहीं आता था? अरे भाई पानी आता था, लेकिन हमने कोई भेदभाव किया क्या? तो सर सिन्हा जी आज बढ़िया खेले, रोक दी क्या? खुलकर कहा हमने कहीं सड़क धन्यवाद सर रोक दी क्या? सर जिसने सड़क और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, अक्सर में उसके मन में कभी भेदभाव नहीं रहा होगा, वरना वो कुछ बटन में ऐसा दबाता कि मुसलमान के घर न जाए, हिंदू के घर न जाए। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। किसी देश में केवल इस आधार पर भेदभाव करना, धन्यवाद सर, पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये भी नकारात्मक सोच है। भाई किदवई साहब, ये अशरफ साहब की तो बड़ी कंप्लेन है आपसे। ये वोट तो चाहिए मुसलमानों के, लेकिन अक़लियतों की आवाज कौन उठाएगा सर? विजय जी उस पे आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैंने अशरफ भाई का नाम लिख भी लिया है, लिख लिया है, ऐसे मत डरवाओ। मैं भी आता हूं उस पे। देखिए हीरो वाजपेयी जी से भी आपने पूछा कि कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो इनको वोट नहीं देता है, मैं बता देता हूं। देश का करीब 70% सेगमेंट ऐसा है जो इनको वोट नहीं देता है। उसमें पिछड़े भी आते हैं, उसमें दलित भी आते हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं और देश के तमाम नागरिक आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो सेगमेंट नहीं दे रहा है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है देश का जो वोट नहीं दे रहा है। अब यहां पर 2 बातें हुई। एक तो ये हुई कि हमारे आरएसएस के जो विचारक भाई हैं उन्होंने कहा कि अगर आप हज करने जाते हैं तो आपको हिंदी मुसलमान कहते हैं। ये पार्टली सही कह रहे हैं, वहां पे हिंद बोला जाता है, कि हमसे भी बोला गया था हिंद, और हमको इस बात पर फख्र है, हमको इस बात पर नाज है कि हमको हिंद बोला जाता है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सर कि आप जरा से गिरिराज सिंह को भी ये बात बता दीजिए कि अगर वो कहते हैं कि एक कोई मुसलमान थप्पड़ मारे तो सब लोग जमा होकर के 100 थप्पड़ मारो, तो वहां पर फिर हिंद कहां भूल जाते हैं? जब हेमंता बिस्वा शर्मा असेंबली में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि मैं तो एक वर्ग का साथ दूंगा, तब हिंद कहां चला जाता है? अभी हीरो वाजपेयी जी बोल रहे थे कि हम सबको लेकर के चलते हैं। जब इनके सांसद ये बोलते हैं कि अगर कोई मुसलमान आएगा तो उसका हम काम नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या गाली गलौज हुई है, तो अपने ही आप में इन लोग में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए अब अशरफ भाई के ऊपर आ जाते हैं। अशरफ भाई ने एक बात बहुत सही कही और मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी ने बॉल फेंकी, अशरफ साहब खाली मुसलमानों ने उसको नहीं कैच किया है, उसको कैच कर लिया है देश के पीडीए ने। क्योंकि देश के पीडीए समझ गए हैं कि अगर हम बढ़ गए तो ये हमारा आरक्षण काट देंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आरएसएस विचारक बैठे हुए हैं। ये बंच ऑफ थॉट्स नामक एक किताब है जो कि गोलवरकर साहब ने लिखी थी। इसके पेज नंबर 356 पर लिखा हुआ है कि ये जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड आरक्षण का विरोध करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो 100 साल से आरक्षण की विरोधी है। अशरफ साहब ने सही कहा कि जो उसको बोलते हैं ना मेटाफोरिकली जो पकड़ा हम लोगों ने
पीडीए ने इनके बटेंगे तो कटेंगे, तो पीडीए ने पकड़ लिया कि अगर हम बट गए तो ये हमारे तो ये अशरफ साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आप अकलियतों के मुद्दे उठाने में आपकी उतनी रुचि नहीं रह गई। एक नहीं ये बात आपने नहीं बोली। नहीं, हम मीठा अंदर। अरे वो सुन नहीं अकलियतों आप क्यों पैरवी कर रहे हो सर? मुझे बात करने दो। नहीं ये भ्रम फैला रहा है, मैं बता दूं आपको। सब आपको टाइम दूंगा सर, अपनी बारी में खूब आप भ्रम दूर करिएगा, आप नोट कर लो सर। ब्रिजेश जी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। अभी यहां पर यह बात कही गई कि मुसलमान धर्म देख करके वोट करता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मुसलमान धर्म देख मुसलमान को वोट नहीं देता है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर आप एनालिसिस कर लीजिए तो मुसलमान देश के मुद्दों को देख करके और एक पार्टी को चुनता है कि कौन सी पार्टी देश के मुद्दों को आगे बढ़ाएगी, वरना असदुद्दीन ओवैसी की जमानतें नहीं जब्त हुई होती इसी उत्तर प्रदेश में अगर धर्म देख करके मुसलमान वोट करते। और अब आप अपनी स्पीच को डिबेट के बाद रिवाइंड करके देखिएगा, 90% टाइम आप हिंदू मुसलमान धर्म इसी पर बोलते रहे। आपने आरक्षण, संविधान, जातिवाद, भ्रष्टाचार का जिक्र सिर्फ एक बार किया, 2 बार की डिबेट में। यही मैं आपको रिमाइंड करा रहा था कि यही वो इश्यूज हैं जहां जिसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हो। बंचा थाट जिसकी बात ये कर रहे हैं, ये 1940 के पहले लिखी गई है और संघ में थे ही नहीं उस समय गुरु गोलवलकर जी। इनको आज के खारिज करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल खारिज कर रहा हूं। इनको आज गोलवलकर को खारिज कर रहे हैं। सुनिए, गोलवलकर जी को खारिज नहीं कर रहा हूं। ये कब लिखी गई है? कि समाज में लिखी गई है। लिखी तो गई है और संघ में थे भी नहीं वो, तो लिखी तो गई है, उन्होंने लिखा ना गुरुजी ने। आज जब मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस देश में आरक्षण तब तक रहेगा जब तक उसकी आवश्यकता रहेगी, वो नहीं इनको याद है, उसको कोट नहीं कर रहे हैं। 356 आज का वर्तमान सरसंघ चालक कह रहा है कि आरक्षण तब तक मौजूद रहेगा जब तक उसकी आवश्यकता है। एक इसका तरीका बताएं आपको, बहुत बढ़िया तरीका। लिखित तौर पर इस पुस्तक को खारिज करवा दीजिए। ये पुस्तक को हम खारिज करते हैं। कभी कोई फराज की दुआई फिर नहीं आएंगे ये बताने। खारिज कर दीजिए, आप पुराणों को खारिज कर, क्यों खारिज करते भाई? अरे ये पुराण थोड़ी है, आप कैसी बात कर रहे हो? स्पीच है भाई, और सुनिए। अरे आप ये पुराण थोड़ी है। अरे भाई ये पुराण नहीं, हम एक सेकंड फराज भाई बीच में ये पुराण ही है ये, और ये इसमें जो बातें लिखी है उसको एक चीज, हम तो कुरान में भी बहुत सी बातें, आप पुराण मानते हो? ये नहीं, हम तो कुरान में भी बहुत सी ऐसी बातें निकाल देंगे, अजीब से लगेगा वो। क्या रे, ये क्या कह रहे हैं? गुरु गोलवलकर की किताब को आप वैसे कैसे कह रहे हैं? गुरु गोलवलकर जी की किताब बंच ऑफ थॉट जब लिखी गई थी तब उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर लिखी गई थी। आज सरसंघ चालक क्या कह रहे हैं, संघ की वो राय मानी जाएगी। मतलब आरएसएस वो उस समय संघ का विचार नहीं था। एक सेकंड, क्या आरएसएस ने अपने विचारों में परिवर्तन कर लिया? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किया। या तो गुरु जी सही है या तो गुरु जी उस समय संघ में नहीं थे, वो उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। तब उन्होंने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कहा। आज जब मोहन भागवत जी सरसंघ चालक के पद पर हैं और वो कह रहे हैं कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक इस देश में आरक्षण तो गुरु जी के थॉट को फिलहाल के लिए खारिज। तो ऑथेंटिक जो वर्ड है वो यही है, संघ का जो तो कल को नए वाले आएंगे, ये गलत आएंगे तो ये मैंने कहा भागवत जी की बात बदल दें तो ये, और ये ऐसे ही बिहार में भी किया था। ओके, अच्छा 20 सेकंड का टाइम वो चाहते हैं इसकी दुई घड़ी देखकर 20 सेकंड। आपका बड़ा दिलचस्प विषय, आपका बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। ब्रजेश जी 13 कम्युनल इश्यूज में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, बोले सर। ब्रजेश जी 13 मार्च सन 2000 को, ये तो अभी 2000 की बात है, उसमें के.एस. सुदर्शन जी के हिसाब से आरएसएस की एक ट्रिस्ट विद पॉलिटिक्स के पेज नंबर 268 पर लिखा हुआ है, जहां पे उन्होंने बोला था कि समय आ गया है कि देश के संविधान को स्क्रैप कर दिया जाए। सर इनको ले जाओ अपने, ये आपको बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, इनको ले जाओ। ये आप क्या रिसर्च का काम भी बहुत, हाँ ये बहुत भ्रमित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं ये। और ऐसा संघ सदैव जो है, चुनौती दे रहा हूं संविधान का एक सेकंड कुछ कह रहे हैं, पेज नंबर बता रहा हूं। एक सेकंड क्या कह रहे हो किजवई साहब? मैं चुनौती दे रहा हूं, मुझे गलत साबित कर दे, मैं आकर के ऐसे करके माफी मांग लूंगा, और अगर मैं सही हुआ तो भाई साहब माफी मांग। अच्छा आप शांत हो जाओ, क्या कह रहे हो आप? देखिए ये जो पुस्तक का नंबर के साथ बता रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि संविधान में बहुत सी बातें हैं जो कालातीत नहीं है, उसको बदलने की आवश्यकता है। मगर उसको ये कहना स्क्रैप क्या हिंदी में है या उर्दू में लिखा हुआ है? किसमें लिखा है भाई? अंग्रेजी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? किस भाषा में है? अंग्रेजी में तो लिखा नहीं उन्होंने, वो कन्नड़ भाषा में लिखते हैं, वो लेखक कन्नड़ भाषा के थे। पॉलिटिक्स जो किताब है, अरे हिंदुस्तान टाइम्स में भी 13 मार्च 2000 को वो आर्टिकल छपा था। कैसी बात कर रहे हैं सर आप?
भाई कैसे आप मुझे गलत साबित कर दीजिए? आपको मैं गलत साबित कर रहा हूं, मैं खारिज भी कर रहा हूं। हाँ, करिए ना, आप आपको पेश आधा अधूरा सच कह करके और भारत भारतवर्ष में भ्रम फैलाना चाहते हैं, और यही मैं कह रहा हूं कि ये वर्तमान चुनाव मैं चुनौती दे रहा हूं और आपको। सकारात्मक सर अगला आदमी चुनौती दे रहा है बार बार, सर जवाब देना चाहिए मैं सर। चुनौती दे रहा हूं कि आप बोल दिए कि उन्होंने नहीं कहा था कि संविधान को स्क्रैप करते। कैसी बात कर रहे हैं कहाँ आप? लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? जी, आप अपने कोई भी रिसर्च- एक सेकंड सर, संविधान को स्क्रैप करने की बात करते मैं हैं। आपको जरा देखिए, तीन रेफरेंस दे रहा हूं। एक सेकंड, एशियन एज कंप्लीट करने पे 11 तुरंत मार्च देता हूं। 2000, हाँ। हिंदुस्तान टाइम्स 13 मार्च सन 2000। अब देखिए अखबार पे चलेगा, और अभी RSS तक की किताब की बात कर रहे थे, politics। हाँ अब किताब पे चलेंगे, अब वो अरे अखबार तो पे मैं चलेगा। तीनों चीजों में मैं अभी बोल किताब रहा की हूं, बात कर रहे थे। एक काम करो, पेज नंबर 268। आप किताब इनको कैसी भेज बात कर देना, रहे हैं आप? आप उस पेज की फोटो मैं दिखा खींच के। दूंगा, अभी किताब पीछे रखी हुई है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे। अरे ठीक कैसी है। बात कर रहे हैं सर आप? संविधान का सभी सम्मान करते हैं, संविधान का संघ भी उतना ही सर, आप सम्मान माफ करता है कीजिएगा, जितना आप करते RSS हैं, के लिए मगर आप आपकी उनसे तरह एक घंटा बहस संघ कर भ्रम लीजिए, नहीं कर फैला नहीं पाएंगे आप। भ्रम क्योंकि नहीं मैं फैलाने का RSS की काम कम से कम 6-7 किताबें पढ़ आप करके भ्रम फैला बोल करके के उसको ऐसे ही पी चुका हूं। खटाखट करके सब गड़बड़ा दिए थे चुनाव खटाखट में। गलत वर्ड है सर, आजकल भी नाराज है आप खटाखट। तकलीफ हो रही है। हाँ मैडम आप बोलिए, आपको बड़ी जल्दी थी, आप बताइए क्या कह रही थी आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिस तरह से आज हिंदू खतरे में है, लेकिन सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। यस, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और कई स्टेट में इनकी सरकार है। अभी हिंदू खतरे में आ गया, और इससे पहले खतरे में था नहीं। जब 14 के पहले जब इनकी सरकार नहीं थी, तब पूरी तरीके से हिंदू भी खुश था, सब खुश थे, सबको नौकरियां भी मिल रही थी, सबको खाने का भी मिल रहा था, सबको शिक्षा का भी हीरो अधिकार वाजपेयी से क्या था, issue था सबका आपका, ये भोजन बताओ। भी अधिकार था। अबे वो बोल रहे थे आप अनावश्यक उनके मामले में हस्तक्षेप, बाकियों में तो नहीं बोली मतलब आप। हीरो वाजपेयी तो वही क्या बात मामला कर रहे फंसा हैं हुआ कि है उधर? 2014 के पहले तो देश आजाद ही नहीं था, तब लाइट आती थी तो हिंदू घर में अलग आती थी, मुसलमान घर में अलग आती थी, पानी आता था तो वो भी ऐसे ही आता था, और सड़कों पे कुछ जो ऐसा चलते थे system हिंदू होना अलग कि चलते थे जैसे और मुसलमान अलग मुसलमानों के चलते घर थे। अर्थिंग ना कैसी आए, बातें करते हैं ये लोग यहाँ बैठ के, बिजली ना जले उनके घर। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं। आजकल ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, जनता भी भ्रमित है कि उन्होंने वोट देकर किन लोगों को तो बिठा आपने दिया। फराज की दुआई को सुना? जी। पूरे टाइम 90% टाइम उन्होंने उसी कम्युनल इश्यूज को एड्रेस किया। उन्होंने आरक्षण, संविधान, भ्रष्टाचार, जातिवाद पर बात कम की, देखिए 10% ही सिर्फ बात की। देखिए मैं और समझती इसका उल्टा था चुनाव के पहले पार्लियामेंट में 90-10 था। जी। तब इनसे पूछो कि हिंदू मुसलमान पे डिबेट आते नहीं थे डिबेट में, और अभी 90% उसी पे बोल रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ। बोलिए मैडम। देखिए अभी जो है हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहे थे, असम के मुख्यमंत्री हैं। एक समय वो राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, राहुल गांधी जी ने उनसे बात करने से बेहतर अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज्यादा बेहतर समझा। ये अहंकार की भाषा लग ये रही है। अहंकार नहीं है, ये वो समझते थे कि उनकी दूरदर्शिता थी कि वो किस तरह के अहंकार व्यक्ति हैं। ईश्वर का भोजन है नहीं मैडम। नहीं नहीं, ये हम लोग अहंकार के गांव नहीं में है। कहा जाता था। नहीं, अहंकार तो उनको आ गया है, जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसी वो भाषा भी वाकई- आपने बोली, ये अहंकार नहीं की नहीं भाषा है। नहीं, ये अहंकार की भाषा नहीं है, ये आप दूरदर्शिता किसी है। इंसान से मिलने के बजाय कुत्ते को बिस्किट खिलाने को बिल्कुल गर्व महसूस करते बिल्कुल, हैं। कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज्यादा जो है सामाजिक काम हो जाएगा और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ज्यादा बेहतर हो जाएगा, rather than कुछ मामलों में आप लोग को मैं देखता हूं बीजेपी से ज्यादा कट्टर हैं आप लोग। एवरी टाइम पॉइजनस। ऑलराइट, थैंक यू मैडम। बताइए अशरफ साहब, ये क्या तो आपको लेके कह रहे थे? देखिए अभी मुझे कुछ नहीं कह रहे थे वो, और मेरे ख्याल से वो अपने सब्जेक्ट से उनको ना हटाइए, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। अच्छा, उनको बोलने काफी दीजिए। बैकअप दे रहे हो। हाँ, अबे नहीं बोलना, अब कम से कम अच्छा लग रहा है मुझे ना, बात तो कर रहे हैं। हाँ। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मुझे इससे ये मुसलमान वर्ड नहीं बोला उन्होंने पहले में, पिछड़े और आदिवासी बात कर रहे थे। तरीके से बात कर रहे हैं, उनका कहने बड़े का मकसद पूछने के बाद मुझे एक मुसलमान जुमला बोलने बहुत दो। साफ उन्होंने कहा है ना, आप लोग उस पर तो गौर नहीं करते। उन्होंने कहा मुसलमान कभी धर्म देख के वोट नहीं करता, और आप लोग पीछे पड़े। कुशवाहा जीते, पटेल साहब जीते, वर्मा जी जीत रहे हैं, यादव जी जीत रहे हैं, मुसलमान के वोट से जीत रहे हैं। तो आप ये क्यों चार्ज लगाते हैं कि मुसलमान धर्म देख के वोट? क्या वो हिंदू नहीं? इसको बताइए चैनल के ऊपर आप ये तो आप खारिज करिए कि वो हिंदू नहीं है। मुसलमान अगर अपना लीडर चुनता तो फिर यहाँ पे ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता बन चुके होते इस हिंदुस्तान के अंदर, और इतनी बहुत सी सीटें हैं ऐसी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कम से कम 30 से 40 सीटें क्यों जहाँ वो सिन्हा जी को ऐसा चाहे तो लगता जिता है? ले। देखिए, मैं बता क्यों ये दूं, चार्ज लगाते हैं आप कंप्लीट लोग? कर ले फिर देते हैं। क्यों ये चार्ज लगाते हैं साहब कि मुसलमान धर्म? मुसलमान बिल्कुल नहीं देता। हाँ, आपकी पॉलिसी में अनुराग ठाकुर आएंगे, गिरिराज सिंह आएंगे, उसके बाद शोनी चौबे आएंगे, आप लोग हेमंत बिश्व तो ये शर्मा आएंगे। फिर हीरो वाजपेयी आप किसकी लोग बात कर रहे बयान- थे? हीरो वाजपेयी तो एक बहुत वर्ग है जो हमें वोट नहीं करता। हीरो वाजपेयी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सलीके से अपनी बात कह रहे थे, कह भी नहीं पा रहे थे जो कहना चाह रहे थे, लेकिन मैसेज पहुंच गया। अरे हम मैंने लोगों तक। उकसाया तो हम बहुत। लोगों तक मैसेज पहुंच नहीं गया जो खुले ये मैं कहना क्या चाह रहे करूं? थे। हमारा कहना यह है कि आप कहते हो हमें वोट नहीं चाहिए, फिर जब आपके खिलाफ वोट पड़ता तो आप कहते हो वोट जिहाद हो गया। ये कौन सी पॉलिसी लेकर आप आए? यानी जीत भी मेरी, पट भी मेरी। थैंक यू सर। सारे फार्मूले आपने आस इस्तेमाल कर मोहम्मद लिए। कैब साहब भी कोई हमारे मिल नहीं साथ आपको। मौजूद हैं। तो बताइए कैब साहब की उपचुनाव में अभी का जो वर्तमान माहौल है,
क्या लग रहा है आपको कि कौन से मुद्दे अधिक प्रभावी हैं? ये महंगाई, जातिवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस जैसे हालात हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे अधिक प्रभावी हैं? वो जो बीजेपी पुश कर रही है या वो जो अपोजिशन पिच कर रहा है? देखिए, आम लोगों का मानना यह है ब्रिजेश जी कि 2027 का जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उसका सेमीफाइनल है, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है तो इनको मोमेंटम मिलेगा और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। एक पक्ष ये मानता है। दूसरा पक्ष ये मानता है कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मोमेंटम मिलेगा। मुद्दों पर जहां तक बात ये होनी चाहिए, उस पर अनफॉर्चुनेट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता जो इस समय लीडिंग रोल में है, जो कि राहुल गांधी जी ने उन्हीं अखिलेश यादव जी को वॉक ओवर दे दिया कि तुम अपने दम पर कर लो, तुम्हारे नेतृत्व हमारे कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए बहुत प्रेस्टीज बन गई है और इनके कार्यकर्ता, इनके नेता मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं जो कायदे से जनता के बीच जाना चाहिए। क्यों किदवई साहब क्या मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हैं? कितना तो बोल रहे हैं, वो पन्ने तक याद है उनको। अच्छा, बस एक सेकंड विजय जी, आपने मुझे आप आधा मिनट दीजिए। आज मैं बहुत एक बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। देखिए, हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, हाल ही का मैं जर्नलिस्ट हूँ, फैक्चुअल और रियलिटी पे बोलना मेरा काम है, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया, तो अब मैं बता रहा हूँ, हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों में भी 44 जातियां हैं उसी तरह से। तो ये जब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं तो मुसलमानों में, जब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, 10 साल पहले का सिनेरियो देखिएगा, तो मेरठ में भी मुसलमान, कुरैशी, अंसारी, सेफी आपस में लड़ रहे थे, अलीगढ़ में भी कुरैशी और दत्तियों में मुकाबला था, तो इलाहाबाद में भी यही था, चुनाव लड़ रहे थे, अलग अलग विधायक चुने जा रहे थे। तो जैसे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का उभार शुरू हुआ तो मुसलमानों में भी वो एकजुटता आ गई है उनके अंदर। आप इस चीज को इंडोर्स करते हो कि मुसलमान भी जातियों में बटा हुआ है? बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सब डिबेट में आप सबने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की, और बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।